हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात करें आपके क्वांटम मैकेनिक्स की। और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम बात करेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम की। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एरेनफेस्ट थ्योरम आपकी क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। तो एरेनफेस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके क्या है, फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी डिराइव्ड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें आपका ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज जो हैं उनको हम क्या होते हैं, वो आपके सेम रहते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फंडामेंटल लॉज हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो आपके फंडामेंटल लॉज हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के आपके फंडामेंटल लॉज क्या हैं? तो आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आपका किसके बराबर होता है? ये चीज़, ओके। तो ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी, ठीक है। इसी तरह से एक आपकी इक्वेशन होती है डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आपके किसके बराबर होता है? फोर्स के। पी आपका यहाँ क्या है, संवेग है, मोमेंटम है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है जिसको हम न्यूटन मैकेनिक्स भी आपके बोलते हैं, और जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, ये दोनों आपके कुछ आपके फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आप डिराइव कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज यूज करके आप ये दोनों इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, किसी पार्टिकल की मोशन को शो करती हैं आपकी ये दोनों इक्वेशन। तो इसी तरह जैसे आपके हमने पढ़ा था कि जो हमारा पार्टिकल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से थोड़ी आपकी डिफरेंट रहती है। इसमें हम मानते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, आपका पार्टिकल, हर एक आपके पार्टिकल के साथ एक क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है, और जिसको हम किससे शो करते थे, हमारे वेव पैकेट से, ठीक है, ओके। तो आपका वेव पैकेट कुछ इस तरह से था। तो वेव पैकेट से हम हम ये दिखा, हम डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, अगर आपकी वेव पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रही है तो पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, वेव के जैसे। और ये ट्रू भी है, हमने डी ब्रॉगली में देखा ही था कि हर पार्टिकल से आप एक एसोसिएट क्या कर सकते हैं, वेव एसोसिएट कर सकते हैं, और उसे हमने वेव पैकेट के बारे में भी देखा था। तो आप उस वेव पैकेट को किसके द्वारा शो करते हैं, साई के द्वारा, ठीक है। ये आपका क्या शो करता है, वेव फंक्शन को शो करता है, ठीक है। ये आपका वेव फंक्शन को शो करता है, आपका साई होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के द्वारा जो लॉज हैं उनके द्वारा हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। और हमने क्या किया है कि हमारा अगर जो हमारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटीज़ हैं, इसको अगर नेग्लिजिबल माने तो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज उनके द्वारा हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी इक्वेशन है उनको हम डिराइव करेंगे। तो हम जो चीज़ डिराइव करेंगे वो आपकी क्या है, दो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आपके क्या होता है, पी एक्स अपॉन एम, ये आपका संवेग है। और इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि आपका क्या शो कर रहा है, और डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी ये शो करता है, इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये सिमिलर इक्वेशन है, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में सिमिलर इक्वेशंस आपकी दोनों देखी होंगी। अब इन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिराइव करेंगे, कुछ चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन लेके, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, और इन्हें हम किस में डिराइव करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के थ्रू हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, इसमें हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन जो जो भी हमने पढ़ी है, श्रोडिंगर इक्वेशन, आपके श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, आपके जो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उन सब चीज़ों को हम यूज़ करके आपके ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया है, हमने एक पार्टिकल लिया है जिसकी पोजीशन क्या है, एक्स है, ठीक है।
सबसे पहले हम डिराइव करेंगे जो हमारी इक्वेशन है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू आपके किसके बराबर होना चाहिए, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन अपॉन m। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या है, हमने क्या कंसिडर किया है, आपका एक हमने पार्टिकल लिया है वन डायमेंशनल में, ठीक है, जिसका वेव फंक्शन हमने लिया है साई। ठीक है, तो इसकी पोजीशन की एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था, और इसको हमने नॉर्मलाइज लिया है तो हमारी नीचे वाली टर्म क्या हो गई, 1 हो गई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साई स्टार एक्स साई डी एक्स। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता ही है कि हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम कैसे निकल सकते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपकी है वो आपकी क्या होती है, ये हमारे बाद में काम आएगा। तो ये होती है आपकी एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। और अगर इसको साई स्टार की फॉर्म में लिखें तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। तो कॉन्जुगेट में आयोटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आयोटा से, और साई को साई स्टार से, माइनस आयोटा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। ओके, तो अब हमें इसका क्या करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इसका अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एक्स साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस एक बार इसके रेस्पेक्ट में डी एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू उठा के हमें इसमें पुट करनी है। ठीक है, डेल साई अपॉन डेल टी और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू उठा के हमें इधर रखनी है। तो ये करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का ये एक्स साई स्टार आयोटा एच कट स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स डी एक्स। ओके, अब इसी तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे डेल साई स्टार के लिए। तो उसके लिए ये माइनस आयोटा एच कट बाय 2 डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर वी एक्स डी एक्स। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपकी ये वाली टर्म जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद यही टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके सिर्फ 2 टर्म बचेंगी। तो 2 टर्म मैं लिख दे रही हूँ। तो आपके टर्म जो बचेंगी वो है डेल साई स्टार आयोटा एच कट माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो माइनस का एक्स डेल अपॉन सॉरी साई अपॉन आयोटा एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको साथ में लिख लेंगे। तो साथ में लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो अब इनको इक्वेशन को साथ में लिखने के इसको सॉल्व करने पे बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा आयोटा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस का साई डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हमें इस तरह से आप लिख देंगे। ये हमारा हो गया, सॉरी ये आपका आएगा अब इसको हम लिखेंगे
डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस का साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। तो इस टर्म को हमने लिखा है ये, ओके, एक्स मल्टीप्लाई में ये। अगर आप इसको खोलेंगे, अगर आप इस पूरी टर्म को खोलेंगे तो दो चार टर्म आएंगी, उसमें से आपकी दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और आपको वापस से ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और आपको इंटीग्रल सॉल्व करना आता ही है। तो सिंपली ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स का एक्स रहेगा, ओके, और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स। पहले इसका इंटीग्रल करेंगे, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे फर्स्ट टर्म को, इसका इंटीग्रल करेंगे और इसमें क्या पुट करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और माइनस का इंटीग्रल किसका करेंगे? फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रल। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा और इसका बची हुई टर्म का आपका इंटीग्रल, उन दोनों टर्म का आपका इंटीग्रल। तो आपके कुछ ऐसी टर्म आपको देखने को मिलेगी, ओके। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम देखेंगे जो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है, इस पे आपके साई स्टार और डेल साई अपॉन डेल एक्स और साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, ये सब आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो हमने ये कंडीशन ली है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो फर्स्ट टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी और जो आपके पास टर्म बचेगी डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये टर्म जो आपके पास बचेगी माइनस आयोटा एच कट, हमने क्या लिया है कि इनफाइनाइट पे आपके जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो, और उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ऐसा माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए हमने ये चीज़ ली है। वहाँ पे यहाँ पे पार्टिकल पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है। तो इनफाइनाइट पे आपका वेव फंक्शन ज़ीरो होगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो आपके, सॉरी, जो हमारे पास जो इक्वेशन बची है मैं वो दोबारा से लिख देती हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो आपके है डी एक्स अपॉन डी टी माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस का साई डेल साई स्टार डेल एक्स डी एक्स। तो आपके पास ये टर्म बची है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो पी एक्स आपका क्या होता है? पी एक्स आपका लिखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स, और पी एक्स आपका क्या होता है? ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स साई डी एक्स। और अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स का कॉन्जुगेट, तो पी एक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा एच कट, ये साई स्टार का वापस से अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो साई डेल अपॉन डेल एक्स, और साई की जगह साई स्टार डी एक्स, ओके। तो ये आपका आ गया, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमें यही वैल्यू किस में पुट करनी? देखो अगर आप देखेंगे तो आयोटा एच कट को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ओके, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ये आ रही है। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन सब की जगह हम क्या पुट कर देंगे? पी एक्स, ओके। तो डी एक्स अपॉन डी टी, देखिए जो आपका मोमेंटम होगा वो एक रियल वैल्यू होगी। ठीक है, आपके पास कॉन्जुगेट आप नंबर कैसे लिखते हैं? ए प्लस आयोटा बी, तो ये वाला रियल होता है और ये वाला आपकी इमेजिनरी टर्म होती है। तो मोमेंटम जो आपका आएगा वो आपकी क्या होती है? रियल क्वांटिटी होगी।
तो रियल क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे, तो आप 3 का अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपका 3 आता है। इस तरह से आपका px का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, px ही होगा, क्योंकि ये एक रियल क्वांटिटी है। तो इसकी जगह आप जो रखेंगे, इस वाले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आपका आएगा px अपॉन 2m प्लस px अपॉन 2m, और इधर से आपका क्या निकल आएगा, dx अपॉन dt px अपॉन m। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज यूज़ करके हमने श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ किया, हमने जो हमारे प्रत्याशा, हमने जो लास्ट क्लास में जो हमने आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज़ की थी, और ये सब चीज़ें यूज़ करके हमने उसी इक्वेशन पे पहुंच गए जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो यही आपका एरनफेस्ट थ्योरम कहती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन डिराइव करेंगे, हम एरनफेस्ट थ्योरम की बात करेंगे, और उसमें हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज यूज़ करके, और कुछ आपने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके आप इस पर पहुंचते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आज आपको डिराइव करना है वो है h और px इजिकल्स टू 0 होता है। ये आपको डिराइव करना है कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये आपको डिराइव करना है। तो ये आज आपका क्वेश्चन है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।